हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मॉडल, और मॉडल के अंदर अपन ने लगभग सारे मॉडल कर लिए। अब ये नीड टू और डेयर टू, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट मॉडल में नहीं आते हैं, लेकिन मॉडल का हिस्सा है। अपन ने पढ़ा था कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड और मस्ट, ये सारे पढ़े थे। कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग। कैन का प्रयोग सकता है, शक्ति है, सकते हैं के लिए, और कुड का प्रयोग सकता था, शक्ति थी, सकते थे के लिए। वो कब? जब उसमें एबिलिटी की बात हो, सेंटेंस में उसमें कैपेसिटी की बात हो, उसके अंदर आज्ञा देने की बात हो, उसमें पावर की बात हो, उसमें स्ट्रेंथ की बात हो, तब अपन कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं आज की बात के लिए, और कुड का प्रयोग सकता था वाले वाक्य में यानी पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था मे और माइट। मे और माइट में भी, मे के अंदर भी सकता है, शक्ति है, सकते हैं आता है, और माइट में सकता था, शक्ति थी, सकते थे आता है। परंतु इससे पहले कैन और कुड के भी यही अर्थ थे, और मे और माइट के भी यही अर्थ है। अंतर क्या है? कैन कुड एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, स्ट्रेंथ, पावर, स्किल, विलिंगनेस उनके लिए, क्लेवरनेस उनके लिए है, लेकिन मे और माइट पॉसिबिलिटी के लिए है, यानी संभावना, शंका हो सकने वाला हो, पूर्वानुमान हो, प्रेडिक्शन हो, वहां पर किसके लिए? प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, लाइकली टू यानी होने वाली कोई बात हो, ऐसी जगह प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी पूर्वानुमान हो, जिसमें शंका प्रदर्शित होती है, संभावना प्रदर्शित होती है, वहां प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग। और मे का प्रयोग एक हल्की सी रिक्वेस्ट लेने के लिए, मतलब इतनी दबाव वाली रिक्वेस्ट नहीं, ऐसी रिक्वेस्ट कि अगला अपने को अनुमति दे या नहीं दे, वहां पर जो अनुमति लेते हैं वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पढ़ा था अपन ने विल और शेल का प्रयोग। विल और शेल का प्रयोग आगेगी का सेंटेंस होता है, जैसे टेंस में विल और शेल फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं ना, वैसे विल और शेल का प्रयोग भी अपन फ्यूचर टेंस में करते हैं, परंतु मॉडल के रूप में उसका प्रयोग थोड़ा सा भिन्न है। वो भिन्न क्या है? टेंस में तो आई और वी के साथ में शेल का प्रयोग करते थे, परंतु यदि मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडल के रूप में विल और शेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आई और वी के साथ में आपको विल लगाना होगा, बाकी अन्य के साथ में शेल लगाना होगा, क्योंकि इनका उल्टा, टेंस से उल्टा प्रयोग करने का मतलब उस बात में सर्टेनिटी आ जाती है, निश्चितता आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, प्रोमीज वाली बात हो जाती है, वादा वाली बात होती है, पक्की, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, यानी पूरी तरह से जोर दिया जाता है, तो वहां पर विल और शेल का प्रयोग होगा। विल और शेल का प्रयोग टेंस से उल्टा होगा। कब होगा? जब प्रोमीज वाली बात होती है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता वाली बात होती है, जब उसके अंदर पक्की बात होती है, सर्टेनिटी की बात होती है, निश्चितता की बात होती है कि ये काम मैं करूंगा ही करूंगा, यानी वो दूसरे दिन मना नहीं कर सकता। ऐसे काम जिसमें वो पक्की बात कहता है, वहां पर गागेगी के वाक्य में, कौन से वाक्य में? गागेगी वाले वाक्य में, जिसके वाक्य के लास्ट में गागेगी आता है और उस वाक्य में दृढ़ता है, उस वाक्य के अंदर प्रोमीज किया हुआ, उस वाक्य में सर्टेनिटी है, तो अपन आई और वी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य के साथ में शेल का प्रयोग करेंगे। यह है विल और शेल का प्रयोग। उसके बाद पढ़ा था अपन ने शुड और मस्ट का प्रयोग। शुड का प्रयोग साधारण चाहिए, यानी मॉरल ऑब्लिगेशन में, जहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन आता है यानी नैतिक बाध्यता आती है, वहां पर शुड का प्रयोग करेंगे। तथा सजेशन है, एडवाइस है, वहां पर अपन शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब प्रबल बाध्यता है, पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है, वहां पर अपन मस्ट का प्रयोग करेंगे।
और ये मस्ट और शुड का जो प्रयोग है, ये इनका अर्थ क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनके पीछे चाहिए आता है। मतलब कोई भी सेंटेंस जो साधारण चाहिए के अर्थ में है उनके शुड लगाएंगे, और जरूर चाहिए के अर्थ में है उसके मस्ट लगाएंगे। इसके साथ ही यदि कोई प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस है, निषेधता वाला, जहाँ पर मना किया जा रहा है, वर्जित बात बताई जा रही है, नॉट अलाउड टू कहा जा रहा है, वहां पर मस्ट नोट का प्रयोग किया जाता है कि आपको इधर जाना वर्जित है, तो वहां पर मस्ट नोट का प्रयोग होगा। इसके बाद अपन ने किया था वुड का प्रयोग, और वुड का प्रयोग वहां होता है जो पास्ट हैबिट बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है, पास्ट हैपनिंग बताता है, और पूर्व में कोई भी ऐसी घटनाएं जो पूर्व में हो गई, और ऐसी घटनाएं जो पहले पूर्वानुमान तो लगाया उसने लेकिन उसकी पूरी नहीं हुई, आज भी वो नहीं हुई, वो पहले भी नहीं है, आज भी नहीं है, और भविष्य में भी नहीं हो सकती है। ऐसी घटनाएं जो कंडीशन नंबर सेकंड में आती है उसके लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, यानी होता के रूप में। यदि मैं ऐसा कर देता, यदि मैं वहां चला जाता, तो वहां पर पास्ट टेंस के रूप में फ्यूचर को पास्ट में बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब ये मॉडल नीड टू और डेयर टू है। नीड टू और डेयर टू हालांकि ये हल्के मॉडल है, प्योर मॉडल नहीं है, परंतु इनको भी मॉडल में रखा गया है। तो नीड टू और डेयर टू, नीड टू का मतलब है आवश्यकता है, आवश्यकता है, और इसका यदि पास्ट टेंस बनाते हैं तो नीडेड टू, और यदि इसका फ्यूचर टेंस बनाते हैं विल नीड टू और शैल नीड टू। अब देखो नीड का मतलब है जरूरत है, क्या है इसका? आवश्यकता है या जरूरत है, जरूरत है या आवश्यकता है। ऐसे कोई से भी वाक्य जिनके अंदर ऐसा आता है कि आवश्यक है या आवश्यकता है या जरूरत है या जरूर आपको उसका फॉलो करना है, तो अपन को प्रेजेंट टेंस के लिए नीड टू का प्रयोग करेंगे। और आवश्यकता थी या जरूरत थी, जरूरत थी या आवश्यकता थी, वहां पर नीडेड टू का प्रयोग करेंगे। तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी, तो वहां पर नीडेड टू का प्रयोग करेंगे। और ये दोनों वहां प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस में। किसमें? फ्यूचर टेंस में। जरूरत होगी, जरूरत होगी या आवश्यकता होगी, आपको वहां जाने की जरूरत होगी, आपको वहां जाने की आवश्यकता होगी, आपको ये काम करने की आवश्यकता होगी। ये किसके लिए? फ्यूचर टेंस के लिए विल नीड टू और शैल नीड टू। ये किसके लिए आता है? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस की बात हो, जो अपन ने टेंस सीखे उनमें नीड टू फर्स्ट फॉर्म है, नीडेड टू सेकंड फॉर्म है, विल और शैल है, तो ये फ्यूचर टेंस है। ये किसमें? पास्ट टेंस में। इसमें पास्ट टेंस में, भूतकाल में। और ये आपको जैसे ही विल और शैल आता है आपको उसको फ्यूचर टेंस बताना है, समझना है। अब इसके कुछ उदाहरण अपन करते हैं कि इनके प्रयोग कैसे क्या करते हैं। तो इसके अंदर जैसे मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है या आवश्यकता है, जरूरत है या आवश्यकता है। अब इसमें सीधा सा हिसाब है कि वैसे भी अपन यदि टेंस के रूप में इसको कहें तो जरूरत का मतलब नीड है, और उसको प्रेजेंट सिंपल में बना दें, बात वही। तभी तो मैंने कहा ये मॉडल है लेकिन हल्के मॉडल है। ये टेंस में भी आ जाते हैं, यानी मेन वर्ब का भी काम कर रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहे हैं। तो मुझे आई, और जरूरत है यानी नीड टू, क्या लगाएंगे? आई नीड टू, और सीखने को कहते हैं लर्न। आई नीड टू लर्न, मैंने बताया नहीं, ये क्या हो गया? एस भी हो गया, ये एम भी हो गया। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, सीधा साधा सेंटेंस।
मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। अब इस सेंटेंस को यदि अपन नेगेटिव बनाते हैं तो जो अपन ने टेंस में पढ़ा था उसी अनुरूप बनाएंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल का है तय, ता है, जरूरत है, आवश्यकता है, ता है प्रेजेंट सिंपल में आता है। और वहाँ नियम क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो एचवी नहीं लगाते, नेगेटिव सेंटेंस है तो एचवी लगाते हैं। तो अब ये नेगेटिव बनाते हैं, मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी ये नेगेटिव हो गया। अब इसको यूज तो मॉडल में कर रहे हैं लेकिन प्रयोग मतलब लेना किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में। आई, अब इसमें नहीं आया और ता है, ती है का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, नेगेटिव है तो इसमें एच वी लगाएंगे। आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको घर जाने की जरूरत है? ये एचवी प्रश्नवाचक हो गया। अब क्या के लिए क्या करेंगे, ये डू और डज लगाते हैं उनको आगे ले लेंगे। डू यू नीड टू, डू यू नीड टू गो टू होम, क्या आपको घर जाने की जरूरत है? उसे क्या खरीदने की जरूरत है? ये डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक हो गया। क्या के लिए क्या लेंगे, वाट। और ता है ती है का सेंटेंस है तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। वाट डज ही नीड टू, ये नीड टू आ गया मॉडल का, मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। वाट डज ही नीड टू बाई, ये अपने नीड टू का प्रयोग है जिसमें सिंपल सेंटेंस में नीड टू लिख देंगे, नेगेटिव में डू डज के साथ में नोट लगा देंगे, एच के प्रश्नवाचक में डू डज को बाहर निकाल लेंगे, डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच वर्ड निकल के और फिर एच पी लगा के फिर अपन एस लगा के सेंटेंस बना लेंगे। तो ये है जरूरत है, आवश्यकता है, यानी प्रेजेंट टेंस में नीड टू का प्रयोग किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें है ये, प्रेजेंट सिंपल में, जिसको मॉडल भी कहते हैं। ये है प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो जरूरत नहीं है किसकी, एचवी की। पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी यानी डू डज नहीं लगाना, ठीक है। और बाकी अन्य सेंटेंस में लगाना है, बाकी अन्य वाक्यों में एचवी कौन सी, डू और डज का प्रयोग करना है। एज ए टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, नीड टू मॉडल के रूप में है परंतु यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के रूप में इनको काम में लिया जाना है। तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस का मामला कि इसको नीड टू को कैसे यूज में लेते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं नीडेड टू। आवश्यकता थी यानी पास्ट टेंस, उन्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत थी बोलो या आवश्यकता थी बोलो, ठीक है ना, दोनों में से एक ही बात है ना। तो उन्हें को कहते हैं दे, और आवश्यकता थी इसके लिए क्या लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में नीडेड टू, दे नीडेड टू प्ले क्रिकेट, दे नीडेड टू प्ले क्रिकेट। अब यदि इसी को नेगेटिव बना है, उन्हें क्रिकेट खेलने की
आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं नहीं थी, तो ये नेगेटिव हो गया। पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल टेंस। और इसके अंदर एचवी कौन सी लगाते हैं? डिड। ठीक है, वो नकारात्मक प्रश्नवाचक में लगाते हैं और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कब? नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में। और पॉजिटिव वाक्य होता है सकारात्मक में कोई एचवी नहीं लगाते हैं। जैसे ये सकारात्मक वाक्य था, इसमें नहीं लगाई। अब नेगेटिव आ गया ये, तो अपने को डिड और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दे डिड नॉट नीड टू, क्या बोलेंगे अब? नीड टू प्ले क्रिकेट। कोई प्रॉब्लम आई? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव बनाना है तो पार्ट सिंपल बनेगा ये, और नीड टू इसमें आ गया। यदि इसको यो बना दें, क्या राम को सवाल हल करने की जरूरत थी। ये एचवी प्रश्नवाचक है, तो ये जो एचवी है इसको आगे ले लेंगे। डिड राम नीड टू, जाएगा नीड टू, और हल करना सॉल्व क्वेश्चंस। डिड राम नीड टू सॉल्व क्वेश्चन, क्या राम को सवाल हल करने की जरूरत थी। सीता को खाना कब पकाने की आवश्यकता थी। आवश्यकता थी या जरूरत थी, एक ही बात है। ये डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक है, तो कब को आगे ले लेंगे? व्हेन। और इसको लेते ही अपने को एचवी लगानी, कौन सी? डिड। व्हेन डिड सीता। ठीक है, और आवश्यकता थी के लिए नीड टू कुक, यानी पकाना, क्या? खाना। नीड टू फूड। बस ये सिंपल सा है। पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, डिड का प्रयोग नहीं करना है, केवल नीडेड टू लगाना है। और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड का प्रयोग करना, नीड टू तो आएगा ही। और यदि एचवी प्रश्नवाचक है तो नीड टू तो मेन वर्ब के रूप में आएगा और एचवी आगे आ गया। डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक है तो डब्ल्यूएच वर्ड आगे आ गया और नीड टू इसमें आ गया। ये है पास्ट टेंस में आवश्यकता थी के प्रयोग के लिए। अब अपन चलते हैं फ्यूचर टेंस में, यानी जहां पर आवश्यकता होगी। क्या होगा? आवश्यकता होगी, वहां पर अपने को शैल नीड और विल नीड का प्रयोग करना होगा। उसे टीवी देखने की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी या जरूरत होगी। तो होगी यानी फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल में आपको पता है क्या लगाते हैं? विल और शैल। और किसके लगेगी है? नीड के साथ में, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और फर्स्ट फॉर्म इसमें मेन वर्ब कौन सी? ये दे रखी है, ही। अब ही के साथ में विल लगेगा या शैल लगेगा? विल। ही विल नीड टू, क्या जाएगा? ही विल नीड टू, यानी ये आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ हो गया नीड टू। ही विल नीड टू। और देखना वॉच, टीवी को देखना, वॉच टीवी, उसे टीवी देखने की आवश्यकता होगी। हमें अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया।
ठीक है, तो हमें वी और वी के साथ में क्या लगाएंगे, सेल, वी सेल नॉट नीड टू, ये मेन वर्ब का प्रयोग हो गया और ये एचवी का प्रयोग हो गया। वी शैल नॉट नीड टू रीड इंग्लिश। ठीक है, जैसे क्या मुझे चाय लेने की आवश्यकता होगी, तो ये एचवी प्रश्नवाचक है। तो क्या आ गया, तो आई के साथ में जो लगने वाला है सेल, इस सेल को आगे लगा देंगे, सेल आई, और फिर वही नीड टू, सेल आई नीड टू, और लेना टेक, सेल आई नीड टू टेक टी। ठीक है, और यदि इसका डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक बनाते हैं, उन्हें नहाने के लिए कहाँ जाने की आवश्यकता होगी। ये डब्ल्यूएच प्रश्नवाचक है क्योंकि यहाँ कहाँ आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर लिखते ही विल दे, और फिर अपना आवश्यकता होगी के लिए नीड टू, किसके लिए, नहाने के लिए, टू बाथ, वेयर विल दे नीड टू बाथ। तो ये अपना नीड टू का प्रयोग हुआ। ये प्रेजेंट टेंस में जरूरत है, आवश्यकता है, ये पास्ट टेंस में, और ये फ्यूचर टेंस में। तो ये नीड टू का प्रयोग हुआ। अब एक सिंपल सा एक और है मॉडल, जिसमें होता है डेयर टू। क्या होता है, डेयर टू, और डेयर टू हिम्मत की कमी दर्शाने के लिए होता है। किसके लिए, हिम्मत की कमी दर्शाने के लिए। यानी अपन बोल देते हैं बहुत सारे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की, यानी उसकी हिम्मत को प्रदर्शित करने के लिए डेयर टू। हिम्मत प्रदर्शित करने के लिए, और इसमें लगभग ये वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक, यानी जवाबदेही वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब जवाबदेही, मतलब सेंटेंस में आपको, सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें आपको कोई न कोई जवाब देना होगा। आपकी मेरे बस्ते को छूने की हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई, आपकी मेरे बस्ते को छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसके लिए कैसे के लिए लगाएंगे हाउ डेयर यू टू, हाउ डेयर यू टू, यानी डेयर यहाँ था, प्रश्नवाचक है, एस के पहले ले लिया, हाउ डेयर यू टू टच माई बैग। ये अधिकतर प्रश्नवाचक ही होंगे वाक्य। उसकी घर जाने की हिम्मत हुई, हिम्मत हुई। तो यह पॉजिटिव है, ही डेयर टू, क्या लिखेंगे, ही डेयर टू गो टू होम, उसकी घर जाने की हिम्मत हुई। तो ये हिम्मत वाले जितने भी सेंटेंस है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की, हाउ डेयर टू टॉक विथ मी, ये जितने भी वाक्य है जिसमें हिम्मत क्यों, कैसे हुई, हिम्मत हो गई, इन सबको डेयर टू के अंदर प्रयोग में लाएंगे। तो ये आपके मॉडल पूरे हुए। और ये मॉडल के अंदर मैंने एक
टेबल बनाई, एक मॉडल का चार्ट बनाया है जो इस स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उस चार्ट को आप है जो अपनी नोटबुक में वैसा का वैसा उतार लें। उसमें जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को देखते हुए, यानी उन शब्दों का भाव जिस सेंटेंस में आ जाता है वो ही मॉडल लगाना। मैंने लिखा है कि भाई ये कैन है। अब कैन कहाँ लगता है? जहां पर एबिलिटी आती है, एबिलिटी आती है। कैन कहाँ लगता है? जहाँ कैपेसिटी आती है। कैन कहाँ लग जाता है? जहाँ परमिशन टू होता है, आज्ञा दी जाती है। ऐसे सेंटेंस में इन शब्दों का भाव देखना है, लगाना। प्रेजेंट टेंस में यह है, पास्ट टेंस में यह है। उस टेबल में प्रेजेंट में कौन सा लगेगा और पास्ट में कौन सा लगेगा उसके सामने लिखा हुआ है। उस वाक्य में कौन से शब्द का भाव आने से कौन सा मॉडल लगाना है, ये थोड़ा आप अपने हाथ से उस चार्ट को 2-3 बार निकाल लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका मॉडल का कोई सेंटेंस आएगा वो किसी हालत में गलत नहीं होगा। बशर्त यह है कि आपको उस सेंटेंस में ये जो शब्द दे रखे हैं उनका भाव निकालना आना चाहिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब ये लिखा हुआ है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। अब इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? इसमें भाव प्रकट हो रहा है उसकी एबिलिटी का, कि वो एबल है, अंग्रेजी बोलने में एबल है। तो सीधा सा इसमें किसका प्रयोग होगा? कैन का। ठीक है। जैसे बादल हो रहे हैं, वर्षा आ सकती है, तो इसके अंदर किसका भाव प्रकट हो रहा है? संभावना का। तो वहां कौन किसका प्रयोग करेंगे? मैं का प्रयोग। ठीक है। जैसे भाव प्रकट हो रहा है कि आपको बुखार आ रहा है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में जरूरी अर्थ प्रकट हो रहा है, तो यहाँ मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। हमें कक्षा में धीरे बोलना चाहिए, तो एक साधारण सी नैतिकता की बात है, तो वहां शुड का प्रयोग। तो वो उसके एडवाइस दे रखी हो, सजेशन दे रखा हो, तो वहां पर शुड का प्रयोग। तो उस वाक्य में ये जो शब्द लिखे हुए मूड वाले, उस चार्ट के अंदर मूड वाले शब्दों का भाव जिस सेंटेंस में आता है उसके सामने उसका मॉडल लिखा हुआ है कि ऐसे मूड वाले सेंटेंस में इस मॉडल का प्रयोग करना। और वो मॉडल प्रेजेंट का अलग है और पास्ट का अलग है। कैन प्रेजेंट टेंस का मॉडल है, कुड पास्ट टेंस का मॉडल। ऐसे पूरे मॉडल की एक तालिका बनाई है। उस तालिका के प्रत्येक शब्द के जो मूड के जो शब्द है उनके हिंदी अर्थ भी दे रखे हैं। इससे पहले मैंने एक दो इनके सेंटेंस भी अपन उदाहरण के रूप में किए थे। उन सेंटेंस का प्रयोग करते हुए, उनको पढ़ते हुए, इन शब्दों के भाव को समझते हुए उसमें कौन सा मॉडल लगना, आप भी उस टेबल को अपने हाथ से बिल्कुल बिना देखे देख बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर कोई मॉडल मतलब भविष्य में गलत हो ही नहीं सकता। कोई सा भी सेंटेंस होगा, आप उस सेंटेंस के भाव को इन शब्दों के आधार पर समझ जाएंगे, तो वो मॉडल आप आराम से लगा पाएंगे। तो अब मैं ये कहता हूँ कि एक तो टेबल को अच्छी तरह से कर लीजिए, और ये जितने भी मॉडल किए उनके एक दो उदाहरण अपन ने किए, तो वैसे उदाहरण का प्रयोग करते हुए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा 100%, ये मैं जानता हूँ। आप यस मैन बनेंगे, हाँ सर हमें समझ में आ गया, परंतु जब आप करेंगे ना तब पता चलेगा कि वो समझ में जो आया वो 50% आउट ऑफ माइंड है, केवल 50% ही है। तो इसके लिए आज जो पढ़ाया उसको आज ही रिव्यू कीजिए, आज ही उसको पढ़िए, आज ही उसकी प्रैक्टिस करिए, और 1-2 दिन बाद में अपने दोस्त से उसकी जो भी आपने पढ़ा उसको शेयर कीजिए, आपस में वार्तालाप कीजिए। जो आप वार्तालाप करेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि कौन से मॉडल के कौन कौन से मूडी शब्द होते हैं, वो बताएगा। उसमें आप उसका भाव बताएंगे कि इसमें ये मॉडल आएगा, आप मॉडल बताएंगे तो वो मूडी शब्द बताएगा। ऐसे उसको कॉन्टेक्ट में लें और अपने हाथ से एक चार्ट तैयार करें। आप यदि चार्ट अपने हाथ से तैयार कर लेंगे इसका मतलब आपके मॉडल कंप्लीट है। हालांकि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो प्रश्नों की अपन तैयारी भी करेंगे। एक बार सेंटेंस बनाने सही हो जाए, टेंस के बना लिए, मॉडल के बना लिए,
इसके बाद और भी ऐसे सेंटेंस पैटर्न है जो नहीं तो टेंस के होते हैं नहीं मॉडल के होते हैं, वो अपन सीखते हैं। उसके बाद जैसे टोटल सेंटेंस पैटर्न सही हो जाएगा, उसके बाद अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि टेंस से संबंधित सवाल कैसे आते हैं, उनको हल कैसे करना होता है, मॉडल के सवाल कैसे आते हैं उनको हल कैसे करना होता है। तो आज इस मॉडल को यही विराम देते हैं और कल टेंस और मॉडल के अलावा ऐसे वाक्य जिनमें अपना अधिकार बताया जाता है वो वाले वाक्य अपन करेंगे, जिनमें कोई कर्ता नहीं होता है वो वाले वाक्य करेंगे, ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया नहीं होती है उन वाक्यों को करेंगे, ऐसे वाक्य जिनमें संख्या प्रदर्शित होती है उन वाक्यों को कैसे बनाया जाता है वो करेंगे। तो ये सब अपन कल और परसों के वीडियो में सारे जो बचे हुए सेंटेंस पैटर्न है, सेंटेंस के प्रकार है, सेंटेंस टाइप्स है, उसको करेंगे। और आप इस मॉडल को आज ही खत्म कर दें, और इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप उस कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये समझ में अभी आ गया लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपके अंदर कमेंट जरूर आएगा कि हाँ सर यहाँ मेरे को डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप दोस्तों के अंदर कांटेक्ट बनेगा, उसके ऊपर चर्चा कर पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।